मनाते हैं। तो उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1800 कितने 91 में उनका जन्म हुआ था। महू गांव जहाँ पर चप्पलें खोली जाती है वहां पर ही उन्हें बैठना पड़ेगा और वहां से ही पढ़ना पड़ेगा, अंदर नहीं आने दिया जाएगा। फिर पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो गई, उन्हें रुपये पर थीसिस भी लिख दिया। तो उनके पास एक सर्वप्रथम एक दलित समाज का एक केस आया जिसमें 3 लोगों ने कुछ एक पुस्तक लिखी थी कि भाई हमें जो सारी समाज है। हाँ जी, नमस्कार साथियों, सभी को प्रणाम। और आज आपको पता ही है 14 अप्रैल है। क्या है 14 अप्रैल? वो दिन जो आज हमारे एक भारत रत्न कहा जाए तो संविधान निर्माता, कहा जाए तो दलितों के नेता, और कहा बहुत कुछ जाए तो भी हमारी बातों से प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि उनके नाम अनेक हैं, काम तो अनेक हैं ही। सबसे बड़ा काम है संविधान निर्माण, ठीक है। क्या नाम है? जो हमारे आज भारत की नींव है, भारत को एक चलाने की प्रकृति है, जिसका एक सिस्टमेटिक ढंग है, उनकी जो एक पुस्तक है संविधान निर्माण करने वाले हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी आज जयंती है। तो उन पर उनको बहुत बहुत नमन। और आप सभी से मैंने बताया था आपको कि हम बाबा साहब के जीवन के विषय में जानेंगे और प्रयत्न करेंगे कि सभी को पता चले कि बाबा साहब ने कुछ हमारे लिए जो कुछ किया, ठीक है, और उनका जीवन कितना कठिन पूर्ण रहा। तो देखो कि इंसान की जो जीवन है उसमें परेशानियां कठिनाइयां बहुत आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनसे हम परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार मेरे जीवन में क्यों है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के जीवन में परेशानियां होती है। एक परेशानियों से निर्मित एक जीवन की परिभाषाएं आपको बताएंगे आज। एक ऐसा जीवन जिसमें परेशानी की सिवा कुछ था ही नहीं। बड़े बड़े शब्दों में कहा जाए तो उनका जीवन इतना कष्टमय था। तो उनकी कठिनाई अगर आज के जीवन में अगर मात्र 5% हो तो जीवन जीना असंभव हो जाता है। तो उसी ही परिस्थितियों में बाबा साहब ने अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपने जीवन के साथ साथ अपने समाज, देश, सभी को संभालते हुए परिवार को और आगे बढ़े और आज इतना दूर नाम कमाए। आज उनकी पावन जयंती पर हम उनको याद करते हैं। तो हमारे लिए एक ये मोटिवेशनल की तरह है, ठीक है, हमारे लिए एक उत्साह जागृत करता है कि हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। देखो हमारा तो ये कहना है कि बाबा साहब को हमें बस कुछ लोग की तरह नहीं बल्कि हम अपने मोटिवेशनल की तरह मानना चाहिए, कि हमारे उत्साह की तरह मानना चाहिए, ठीक है। उनके हमें पद चिन्हों पर चल के उनके जैसा ना ही बल्कि हमें एक उच्च आदर्श का व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए। यही बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 14 अप्रैल को हम प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1800 कितने 91 में उनका जन्म हुआ था। महू गांव में हुआ था, इंदौर में। कहां पर? इंदौर में एक महू गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी थे रामजी सतपाल और माताजी थी भीमाबाई, जो इनके माता पिता थे। और इनके पिताजी थे रामजी सतपाल, वो फौज में सिपाही थे, ठीक है। और उन्हें 15 साल वहां पर सर्विस की थी। उनके बाद उनका रिटायर्ड हो गया और उनके बाद में ये वहां की स्थितियां उनकी सही नहीं रही। पैसों की कुछ कमी होने के कारण वहां से उन्होंने स्थानांतरण किया और फिर सतारा गांव में आ गए, ठीक है। सतारा गांव में पहुंचे। सतारा गांव में आते ही उन्होंने बाबा साहब की 5 वर्ष उम्र हो गई थी। 5 वर्ष के बाद उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने का सोचा। तो देखिए इस ओर रामजी सतपाल की नौकरी छूट गई थी और पैसे की भी कमी थी, तो उन्हें नौकरी भी ढूंढने जाना होता था और अम्बेडकर जी के लिए स्कूल भी ढूंढना था। साथ ही साथ दलित वर्ग के थे तो उन्हें स्कूल मिलने में काफी परेशानी हुई, क्योंकि देखो भाई स्कूल में पहले ऐसा ही होता था, ऐसी मानसिकता हो गई थी लोगों की कि स्कूल में कोई छोटी जाति का आना नहीं चाहिए, ये पढ़ के क्या करेंगे, इन्हें तो
छोटे काम करने हैं, ऐसी ही मानसिकता थी। ठीक है, ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज्यादा था, कल्पना नहीं कर सकते इतना भेदभाव था। आगे आपको बताऊंगा कि उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने सामना किया है। ठीक है, वो परेशानियां अगर अब तनिक भी हो ना तो आप देने का दूसरी बात है, आप एक पल भी नहीं दिखा सकोगे। तो उन्हें स्कूल मिलने में काफी परेशानी हुई। उन्होंने फिर अम्बेडकर जी के स्कूल के लिए काफी प्रयत्न किया, फिर भी नहीं मिला। फिर उसके पास में एक गांव था, सतारा गांव के पास में एक स्कूल था, वहां पर उनको एक दाखिला मिला और वहां पर एक गुरुजी थे, अम्बेडकर गुरुजी। ठीक है, क्या था? अम्बेडकर गुरुजी। ठीक है, अम्बेडकर गुरुजी को ये पता चला तो वो वहां से मिले, तो वहां पर इनका एडमिशन हुआ उसी स्कूल में। और फिर एक शर्त पर एडमिशन लिया गया बाबा साहब का कि अगर वो पढ़ा तो उन्हें देंगे, स्कूल में एडमिशन तो ले लेंगे, पर छोटे जाति का है तो हम उन्हें स्कूल कक्षा के अंदर बैठने नहीं देंगे। क्या कक्षा के बच्चों के बड़े बच्चे आए, बड़े वर्ग के बच्चे हैं, इनके पास में नहीं बैठने देंगे, वो इनको संपर्क नहीं करेंगे, पानी अपना साथ में लेकर आएंगे, पानी खाना कुछ नहीं देंगे, यहाँ पर वो अपना अलग से लाएंगे। और बाहर जहां पर चप्पलें खोली जाती है वहां पर ही उन्हें बैठना पड़ेगा और वहां से ही पढ़ना पड़ेगा, अंदर नहीं आने दिया जाएगा। फिर भी रामजी सतपाल ने उन्हें मान लिया कि जैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना तो पड़ेगा। तो उन्होंने क्या है कि उनको स्कूल भेजा और फिर बाबा साहब है जो बाहर बैठ के पढ़ा करते थे। उस समय ये चारों पांचों बहन भाई जाते थे। बहन भाई आपको नहीं बताया तो इनके देखिए कि बाबा साहब के 2 बहनें और 3 भाई थे। ये 3 भाई थे, जिसमें से बहन का नाम था मंजुला। ठीक है, मंजुला और तुलसी इनकी बड़ी बहनें थी और बड़े ही भाई थे दोनों। एक का नाम था आपके आनंद राव। क्या नाम था? आनंद राव। और दूसरे का नाम था बसंत राव। और एक भीमराव अम्बेडकर जी थे ही। तो ये 5 बहन भाई थे और बाबा साहब थे वो 14वीं संतान थे भाई, रामजी सतपाल की 14वीं संतान से सबसे छोटे ही छोटे थे। तो उन्होंने तो उनके साथ साथ में स्कूल छोड़ दिया था काफी टाइम के बाद में। अभी कभी बाबा साहब ने हाई स्कूल से एजुकेशन पास कर ली थी, हाई स्कूल मतलब 12th से। ठीक है, हाई स्कूल के बाद में कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, बाबा साहब के पास पैसे थे नहीं। तो उन्होंने उनके एक मित्र थे गेलूस्कर जी। क्या नाम था? गेलूस्कर जी। क्या थे? एक मित्र थे गेलूस्कर जी इनको एक राय दी कि भैया आप ऐसा करो, आपको एक गेलूस्कर जी ने बताया कि बड़ौदा नरेश है, बड़ौदा नरेश वहां पर आप जाओ, वहां आपको वो अच्छी सहायता कर देंगे, वो बच्चों की पढ़ने वालों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो वो फिर उसके बाद में बड़ौदा नरेश के पास में गए। बड़ौदा के एक राजा थे, बड़ौदा नरेश के पास गए। बड़ौदा नरेश में गायकवाड़ा, ये गायकवाड़ा गांव है, गायकवाड़ा में मुंबई गए। ठीक है, गायकवाड़ा से वहां पर उन्होंने वो जो बड़ौदा नरेश के पास वहां पर गए। बड़ौदा नरेश को सारी कहानी बताई कि भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे पास पैसे है नहीं, मैं आगे एडमिशन ले नहीं सकता और आगे एडमिशन के लिए ना मैं पैसों के बिना पढ़ाई नहीं कर सकता। तो वहां के जो गायकवाड़ा के नरेश थे, वो राजा था, उन्होंने फैसला लिया कि नहीं पढ़ रहे हो अच्छी बात है, पढ़ने को सभी का अधिकार है, छोटा मोटा कोई भी हो। तो उन्होंने क्या कि उन्हें प्रति महीना 25 रुपए छात्र रोटी देने का फैसला किया और 100 रुपए जाते हुए दिए कि आप जाओ और 100 रुपए लेकर और अपनी पढ़ाई जारी रखो। तो बाबा साहब ने कॉलेज में महाविद्यालय में दाखिला लिया और बीए कंप्लीट की। ठीक है, बीए कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में बाबा साहब को बीए कंप्लीट की। बीए कंप्लीट करने के बाद में अम्बेडकर जी को एक नौकरी भी मिल गई। क्या आपके फौज में नौकरी मिल गई लेफ्टिनेंट की। कंप्लीट की। बीए कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने अपने पिताजी से पूछा भाई मैं भी नौकरी कर लूं, आपकी स्थिति डाउन होती जा रही है। तो अब उनके पिताजी थे वो भी काफी वृद्ध हो गए थे, तो उन्हें भी काम वगैरह वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा था। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं कुछ नौकरी कर लूं तो कुछ घर की परेशानियां और कुछ मेरी पढ़ाई में भी सहायता हो जाएगी। तो उन्हें आर्मी में कुछ वो दाखिला लेने का प्रयास किया, फॉर्म वगैरह वगैरह भरवाए, तो उन्हें सेना में नौकरी मिल गई। किसमें? सेना में नौकरी मिल गई। उनको जो लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई थी। लेफ्टिनेंट की नौकरी मिल गई थी। ठीक है, नौकरी मिलने के बाद में कुछ रिश्ते वगैरह आने लगे और रिश्तों आने के बाद में बाबा साहब की शादी हो गई। उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई।
उनकी शादी हो गई थी रमाबाई के साथ में, और उनके बाद में उनके वो नौकरी करते रहे। उनके बाद में उनके पिताजी की तबीयत थोड़ी सही नहीं रही, और उनके बाद में उनके पिताजी का तबीयत डाउन होने की वजह से उन्हें वहां से लेटर भेजा गया। वो आर्मी में नौकरी करते थे कि आपके पिताजी की तबीयत सही नहीं है तो आप आए। तो वहां के जो सेना थी, सेना के नियम काफी टफ थे, तो उन्हें मना कर दिया गया कि आप को छुट्टी नहीं मिलेगी और आप नहीं जा सकते। तो उन्हें क्या है कि सोचा भी नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी, पिताजी का क्या है दोबारा कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने क्या है कि वहां से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, और वहां से रिजाइन देते ही हाथों हाथ वो पहुंचे। उनके पिताजी भी काफी खुश हुए और वो मिले। उनके बाद में उनकी तबीयत सही नहीं होने के बाद उनके पिताजी की देहांत हो गया, रामजी सतपाल का देहांत हो गया। तो जीवन में ऐसे ही बहुत परेशानियां आती रही है, और अब भी और परेशानी हो गई। हाँ, उनके छोटे जीवन में उनके माताजी की भी देहांत हो गया था, सॉरी बताया नहीं, मैंने गलती से भूल गया। उनकी माताजी का भी देहांत हो चुका था। भीमाबाई का 5-7 साल की उम्र में उनका देहांत हो चुका था। इनकी अम्बेडकर जी की 5-7 साल उम्र थी तो उनके माताजी का देहांत हो चुका था, भीमाबाई का। ठीक है, तो अब माँ बाप ने साथ छोड़ दिया। अम्बेडकर साहब ऐसे ही अकेले थे और अकेले हो गए, तो उनके जीवन में तो संकट बढ़ता ही जा रहा था। ऊपर ये जो भेदभाव का संकट है वो भी बढ़ता जा रहा था। तो अब आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। उनके बाद में उन्हें जो बीए कंप्लीट कर ली थी, नौकरी छोड़ दी थी, तो उन्हें सोचा आगे पढ़ाई करें, क्योंकि उनका आगे जाकर काफी समाज में परिवर्तन लाने का और काफी बहुत बड़ा करने का मकसद था। तो उन्हें पता था कि पढ़ाई जरूर करनी होगी। तो उन्हें पढ़ाई के लिए उन्होंने अमेरिका जाना था, और अमेरिका से उनको जो डॉक्टरेट की डिग्री लेनी थी, ठीक है, डॉक्टरेट की पढ़ाई करनी थी। तो वो उन्होंने वो नरेश थे, उन्होंने उनसे जाकर बात हुई कि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और आगे की पढ़ाई करो, मैं आपको छात्रवृत्ति प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो उनकी काफी जो उन पर एहसान रहे थे, तो उन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि आपको अगर हमसे छात्रवृत्ति हम आपको देते रहेंगे, पर आपको एक काम करना पड़ेगा, जो आपकी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में 10 साल हमारे यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी, दरबार में नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उनके बाद में वो आगे पढ़ाई करने चले गए अमेरिका। अमेरिका गए तो अमेरिका में वहां पर कुछ काफी ढंग संग सही था, वहां पर भेदभाव नहीं था, तो उनको कुछ सही लगा। वहां पर उनके जीवन को कुछ तसल्ली हुई, क्योंकि वहां पर भेदभाव ज्यादा कुछ नहीं था, अच्छी पढ़ाई हुई। वो मानते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इतना ज्यादा पढ़ते थे कि ना किसी के साथ घूमना फिरना, और इसी के साथ में उनकी जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की जो डिग्री थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। पर अमेरिका में गए तो उन्हें जो अमेरिका में एक कोलंबिया विश्वविद्यालय है, जो आपने नाम सुना होगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय थे, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की पढ़ाई कंप्लीट की थी। ठीक है, अब ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में बाबा साहब ने जो फिलोसफी की डिग्री कंप्लीट की थी, तो उन्होंने आज भी जो उनके जो रहने के स्थान, पढ़ने के किताब कलम जो है जगह है, उनको संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है, तो बाबा साहब वहां के बहुत आदरणीय थे। आज भी माना जाता है कि एक ऐसा आदमी जिनको हम नहीं पहचान पाए, बहुत ही सदपुरुष और महान व्यक्तित्व था और बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, वो हमारे यहाँ पर रुका था। अमेरिका आज भी मानते हैं इस चीजों को। इंडिया गवर्नमेंट जो वहां पर रखे हुए हैं उनके सामग्री, वो मांगने पर भी नहीं देती है, क्योंकि बहुत महान व्यक्ति थे ना, इसी कारण। ठीक है, उसके बाद में उन्हें जो आगे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए जाना था, क्योंकि उन्हें एक अम्बेडकर जी के पास वो जा रहे थे, तो उनके पास जो किताबें थी, वो बुक्स थी, वो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है कि एक कंपनी के साथ में उन्होंने वो पुस्तकें देखकर उनका बीमा करवा लिया था कि ये वहां पर पहुंचा देंगे। तो वो क्या है कि वो पुस्तकें कोई जहाज के क्रैश होने के कारण डूब गई थी, तो उन्हें उनका जो हर्जाना है 5,000 रुपए वो भी मिल गया था। ठीक है, 2,000 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए हर्जाना मिल गया था, काफी पुस्तकें थी। उनके बाद में उन्हें जो वहां के जो नरेश थे, ठीक है, बड़ौदा नरेश थे, उनके पास से लेटर आया कि भाई अब आपको आना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो क्या है कि वापिस पहुंच गए, वापिस वहां पर वो बड़ौदा पहुंच गए। बड़ौदा में आकर उन्होंने सैन्य पद का
जो सैन्य पद सचिव का जो वहां पर नौकरी है वो ले ली। वहां पर जो उन्हें जो बड़ौदा नगरी में उन्हें भी कोई सुकून नहीं था। वहां पर जो लोग थे वो भेदभाव उन्हीं तरीके से करते थे, तो वहां पर कुछ उन्हें उचित नहीं लगा। तो वो क्या सोचते, वहां पर एक दीवान था, वो उससे बहुत जलन थी उनको, वो उनको निकालना चाहता था। बार बार उन्हें टॉर्चर किया गया, पानी क्यों पीते हो, साथ में लेकर आओ। ज्यादा से ज्यादा उन्हें रहने के लिए वहां पर कमरा भी नहीं मिला, वहां पर उन्हें बाहर रहना पड़ा था। ठीक है, तो इससे वो परेशान हो गए। फिर भी वो जो उन राजा के जो बड़ौदा नरेश के जो ऊपर बहुत ज्यादा एहसान थे, तो वो इस्तीफा भी नहीं दे सकते थे। उन्हें लगा जैसे भी एडजस्टमेंट हो रहा है वैसे किया जाए। फिर भी बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के कारण बाबा साहब ने वहां से भी जो है इस्तीफा दे दिया। ठीक आगे उन्होंने फिर सोचा, रमाबाई से कहा कि भाई ऐसे तो बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे घर कैसे चलाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या है कि उनके एक मित्र थे और केलुस्कर जी आए, और केलुस्कर जी ने कहा कि भाई एक कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, उसमें प्रोफेसर की सीट खाली है, आप भी ट्राई कर लो, पता नहीं आपका हो जाए, आप पढ़े लिखे हैं। तो वहां पर उन्होंने जो प्रयास किया, वहां से कुछ वो पेपर वगैरह वगैरह दिए, तो वो तो वहां पर उनका सिलेक्शन हो गया, और वहां पर वो पॉलिटिक्स पढ़ाया करते हैं। ठीक है, राजनीति पढ़ाया करते थे। जो वहां पर वे उन्हें लोगों द्वारा प्रताड़ित किया गया। वहां पर जो कुछ प्रोफेसर थे वो उन्हें कहते कि आप पानी क्यों पीते हो, यहाँ पर आप पानी साथ में ले आकर आया करो। वे वहां पर भी उन्हें काफी टॉर्चर किया गया। उन्होंने वहां से भी इस्तीफा दे दिया। अभी इस भेदभाव के कारण वो बार बार नौकरी छोड़ना पड़ रहा है बाबा साहब को। ठीक है, उनके बाद में उनके जीवन में एक नया रंग आ गया, नया एक नई ज्योति जल गई। ठीक है, वो था उनका पुत्र। उनके जीवन में एक नया आगमन हुआ जसवंत राय का। यशवंत राय, उनके जो पुत्र थे यशवंत राय, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके बाद में उनके घर में काफी कुछ खुशियां नजर आई। ठीक है, उनके बाद में बाबा साहब ने भी कहा सोचा कि आगे की पढ़ाई के लिए जाएं, तो वो फिर वो लंदन गए, और वहां से उन्होंने लंदन गए तो उनके कुछ एक भटनेर नाम के मित्र थे, और एक रवीना भटेन नाम के मित्र, और कोल्हापुर राजा के उन्होंने 5,000 रुपए जो उनको सहयोग राशि दी। उसके बाद में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। उनके बाद में वापस लंदन आए। लंदन में उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, और उसके बाद में दीवान ने एक षड्यंत्र रचा। जो वहां के जो दीवान थे आपके क्या रेवाड़ नरेश के वहां के, ठीक है, बड़ौदा के जो दीवान थे, जो उनके साथ में मिलती नहीं थी, उस दीवान ने एक पत्र भेजा कि आपको आज के बाद से छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। ठीक है, छात्रवृत्ति आपको नहीं दी जाएगी। इसी कारण छात्रवृत्ति नहीं जाएगी। फिर बाबा साहब ने भी सोचा भी इसके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो पढ़ाई कैसे होगी। तो उन्होंने दोबारा एक पत्र लिखा कि भाई मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, आपको छात्रवृत्ति देनी पड़ेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी। तो फिर वो वहां के रेवाड़ नरेश को मिलते ही उन्हें दीवान को बुलाया, भाई ये कैसा है, भाई क्या किया है तूने, ऐसा मैंने तो कोई भेजा ही नहीं, तो ये पत्र कैसे आया। तो फिर दीवान को वहां से कहा गया कि ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। लंदन से बाबा साहब की जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की दोनों डिग्री, और वहां की जो उन्हें जो बैरिस्टर की पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो गई। उन्हें रुपये पर थीसिस भी लिख दिया, तो उनके यहाँ का जो कार्य था वो पूर्ण हो गया। और उसके बाद में वो वापस भारत आए। भारत आते ही उन्होंने जो वकालत करना और सभी स्टार्ट कर दिया। और पहले ही एक पूना का केस आया, प्रथम केस आया, मुकदमा आया, क्योंकि वो बैरिस्टर थे। अच्छे लोगों में चर्चा होने लगी कि एक बाहर से लंदन से पढ़ के आए हुए हैं, अच्छे बैरिस्टर हैं, अच्छे वकील हैं। तो वो जो कुछ केस लेते थे उनमें नाम बराबर फीस लेते थे, कहते थे कि आपके पास जो है वो हमें दे दीजिए और ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनके पास एक सर्वप्रथम एक दलित समाज का एक केस आया, जिसमें 3 लोगों ने कुछ एक पुस्तक लिखी थी कि भाई हमें जो सारा समाज है जो हमें
अलग अलग चीजों से प्रताड़ित करता है, ठीक है। तो हमें साथ में बैठने नहीं देता है, संपर्क नहीं होने देता है, ठीक है, तालाब से पानी नहीं लेने देता है, ये सब गलत है। तो उस पर जो उन्होंने बड़ी जाति के लोगों ने उस पर केस कर दिया और वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया कि भैया आप लोगों को परेशान कर रहे हो, ठीक है, गलत चीजें लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद में वो केस बाबा साहब के आया और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई आपकी बात जो है वो दे दो, बल्कि ये केस मैं ही लड़ूंगा। तो वो केस बाबा साहब ने लड़ा और बहुत ही तर्क के साथ लड़ा और उसके बाद उसमें जीत हो गई कि इसमें गलत क्या है, सही हो रहा है, नहीं होना चाहिए, समाज में सभी को एक जैसा अधिकार होना चाहिए ना, इसी सभी एक ही तो देश के नागरिक है, तो सभी को एक जैसा अधिकार होना चाहिए। तो इसी के साथ में बाबा साहब की एक अच्छी जीत हुई और बार बार में लोगों के दिल में एक अच्छा कुछ संतुष्टि मिली कि भाई हमारे लिए कुछ तो कोई है जो एक अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, जो हमें ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ भावनाएं उत्तेजित हुई, ठीक है। तो उसके बाद में आगे फिर चलते चलते आगे फिर 19-20 मार्च को 1926 में एक महासमारोह हुआ। वहां पर बाबा साहब को बुलाया गया, एक बड़ी सभा हुई, ठीक है, कुलावा में एक बहुत बड़ी सभा हुई, बाबा साहब को बुलाया गया और वहां पर वो समय पर पहुंचे और सभी को उसमें अपने प्रेरित किया कि भाई आपको अपने के लिए सोचना चाहिए, हम कमजोर नहीं है, हम सभी संगठित होकर रहेंगे, शिक्षा ग्रहण करके कार्य करेंगे तो हम भी प्रगति करेंगे, हम भी समाज से बराबर हक लेंगे। तो उन्हें सब कुछ बाबा साहब ने बताया और फिर उसी के साथ में दूसरे दिन तालाब की घटना हुई। तालाब में बाबा साहब गए, तालाब से वहां से पानी खुद ने पिया और उस तालाब की पानी पीने की समर्थता दिलाई। उसके बाद में एक मंदिर था, क्या नाम था उसका, बिरेशखर मंदिर पहुंचे। बिरेश के मंदिर में सर्वप्रथम मंदिर में पहुंचना की, ठीक है, और उसके बाद में वहां से भी आजादी दिलाई। काफी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, कमीशन, गोलवेल कमीशन और गांधी समझौते जैसे कई विवाद उनके जीवन में आए और वो चलते गए, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। हम देखते हैं गांधी समझौता। यह भाई काफी अच्छा समझौता था। गांधी जी तो जो वहां पर साइमन कमीशन वगैरह वो सब हुए, तो गांधी जी ने कहा भी आप गलत कुछ कर रहे हो, तो वो कह सकते हैं क्योंकि वहां के वो पीएम थे, ठीक है। तो गांधी जी से कुछ समझौते लिए बाबा साहब ने, कुछ शिक्षा में, पढ़ाई में समानता, ठीक है, और नौकरी में, प्रतिनिधि सीटों में, और जितनी भी है उसमें क्या भाई समानता दी जाए और हमारे समाज को भी एक बरोबर पूरा समाज एक बरोबर खड़ा रहे, ठीक है, ऐसा कुछ किया जाए। तो वो कुछ है बरोबर सीटें दिलवाई गई, ठीक है। तो इन्हीं के चलते हुए फिर वो घर पहुंचे। तो उसके बाद में उनकी जो पत्नी थी रमाबाई, क्या नाम था, रमाबाई, ठीक है, उनकी जो तबीयत थी वो काफी खराब चल रही थी। तो रमाबाई को कहा गया कि भी चलो आपको अच्छा एक इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब ने कहा, तो कहा भी अब आप मेरा इलाज मत कराइए, अब मेरा समय नजदीक आ चुका है, मुझे अब जाना पड़ेगा। तो इसी के चलते हुए रमाबाई की भी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में बाबा साहब के जीवन में बहुत ज्यादा अंधेरा छा गया था, तो वो अकेले रहने लगे और उन्होंने अपना मुंडन करवा लिया और एक साधारण सा जीवन जीने लगे। उनके बाद में उनका एक नाम पड़ा जो था बाबा साहब भीमराव, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उनके बाद बाबा साहब इनका नाम पड़ा, ठीक है। उनके उसके बाद में मेवला कॉन्फ्रेंसिंग में सर्वप्रथम भाग लिया और उनके बाद में वहां पर गए वो, और वहां जाकर सर्वप्रथम उन्होंने एक जीवन को परिवर्तन करने वाली, एक सभी को झटका देने वाली बात कही कि मैं अब धर्म परिवर्तन करूंगा। तो सभी को अजीब लगा कि ये भाई क्या है, भाई धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब क्यों परिवर्तन करते हैं, बाबा साहब क्या चाहते हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। किसने विरोध नहीं किया, कोई तर्क नहीं दिया, क्योंकि सभी को पता था कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा घूमे हुए हैं, सब ज्यादा जानते हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो हम इनके सामने क्या कर सकते हैं। तो उन्हें कुछ भी वहां पर नहीं कहा गया। तो उन्होंने उसके बाद में उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं वो धर्म क्यों अपनाना चाहता हूँ, धर्म तो और ही है, जैसे जैन धर्म है, आपके सिख धर्म है,
मुस्लिम धर्म है, उनसे क्या होता है कि भाई उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी कि भी कोई इंसान हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में जाएगा तो यहाँ से भगवान से वहां पर अल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो वह कुल मिला के सभी धर्म में भगवान को ही ऐसे ही मानना था कि वो मानते थे। उनका ये मानना नहीं था, डॉक्टर साहब का ये मानना था कि बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर केवल वो सिर्फ इंसान को ही अपना धर्म मानते हैं, ठीक है। एक मतलब इंसानियत ही उनका एक कर्तव्य होता है बुद्ध धर्म में, ठीक है। तो उनका वो है क्या, तो लोगों ने सोचा भाई बाबा साहब है जो पॉलिटिक्स छोड़ तो नहीं रहे, राजनीति छोड़ तो नहीं रहे, पर ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। उनके बाद में वो सभा में आए तो गांधी जी से मिलने के लिए पहुंचे, तो वहां पर गांधी जी और नेहरू साहब और आपके राजेंद्र प्रसाद वो सभी धीरे धीरे आ गए। तो वहां पर सब चल रहा था कि भाई देश बंटवारा हो रहा है, जो भारत का पाकिस्तान अलग हो रहा है, भारत अलग हो रहा है, तो सभी इस चिंता में परेशान थे भी आजादी से क्या होगा। तो हमारे घर के दो भाई लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो जैसे हुआ बंटवारा तो होना ही था, तो बंटवारा हो गया। उसके बाद में 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो हमारे जो है भारत आजाद भी हो गया, स्वतंत्र भी हो गया। उनके बाद में जो संविधान बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो डॉक्टर साहब को ही सौंपी गई थी, भीमराव अम्बेडकर को भी सौंपी गई थी। तो उन्होंने जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतने समय में संविधान को तैयार किया, अच्छे से अच्छे तैयार किया, क्योंकि उन्हें नॉलेज था, वो सभी देशों के संविधान पढ़े थे, उन्हें सारा कुछ ज्ञान था, नॉलेज था। तो इसी के साथ उन्होंने इसको तैयार किया, संविधान को अच्छी तरीके से तैयार किया। और उनके बाद में इनको सभी ने मिलकर, नेहरू साहब ने, नेहरू चाचा जी नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने और सभी सदस्यों ने मिलकर इनको लागू भी किया था। संविधान के विषय में आपको पॉलिटिक्स में पढ़ा देंगे क्या कुछ है। आज हम बाबा साहब के जीवन के बारे में जान चुके हैं। और उनके बाद में उन्हें एक मधुमेह जो शुगर होता है, मधुमेह का रोग लग गया था। मधुमेह रोग बहुत बुरा होता है, इसका कोई खास इलाज नहीं होता था उस समय। उनके बाद में एक हॉस्पिटल था मालकर हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर सविता जी शारदा जी कबीर उनकी अच्छी परिवर्ष की थी। उनके बाद में उनका मानना है कि भाई बाबा साहब के साथ उनकी शादी भी हो गई थी, और शादी होने के बाद में बाबा साहब को कानून मंत्री भी बनाया गया था। फिर एक कोर्ट बिल नाम का एक कोर्ट बिल हुआ, उसका कोर्ट बिल का विरोध भी किया गया। उनके बाद में उन्हें बुद्ध धर्म अपनाया था 14 अक्टूबर 1956 में, ठीक है। बुद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 में अपनाया था। तो शुगर की बीमारी होने के कारण, मधुमेह की होने के कारण उन्हें ज्यादा समय इस देश की सेवा की, बहुत ज्यादा सेवा की। उनके बाद में उनका जो देहांत हो गया 6 दिसंबर 1956 को। तो बाबा साहब का ये था जीवन परिचय। आपको में दिल्ली की मुंबई शहर में उनका जो देहांत हो चुका था, बाबा साहब का देहांत हो चुका था, ठीक है। तो ये उनके बाद में उनको शव को लाया गया मुंबई में। उनके बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो उन्हीं के पार्व दिवस पर हम इनका जन्मदिन है, और 6 दिसंबर को इनका जो श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है। तो बाबा साहब के इस जीवन परिचय को आपको कैसा लगा, मैंने संपूर्ण बताने का प्रयास किया है। फिर भी देखो सारे टॉपिक्स कैसे बता सकते हैं, क्योंकि अलग अलग किताबें हैं। उनका जीवन बहुत ही कष्ट में रहा था। आप भी अलग अलग किताबें पढ़ते रहे, बड़े बड़े पुरुषों के विषय में जानते रहे। भाई हमारा तो एक ही कहना है कि आप किसी महान पुरुष को जाने समझे बिना कुछ भी ना कहें। तो कुछ लोग होते हैं जो गांधी जी के विषय में अनाप शनाप कहते हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि आपकी तो छोटी सी औकात नहीं है कुछ करने की, तो आप किसी को कुछ क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं कि गांधी जी ने अच्छा नहीं किया, वो किया बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय की आप कल्पना नहीं कर सकते। बताएंगे, अब आपको समय मिलेगा तो गांधी जी के जीवन में बताएंगे। उनका भी जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। वो भी बहुत गरीबी में पैदा हुए थे, और उन्होंने अपने जीवन में अच्छी तरीके की, अच्छी देश की सेवा की। तो किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, देखो सभी को मानना चाहिए। अपने जो महान पुरुष हैं उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया। आज हम इतनी स्वतंत्रता से रह पा रहे हैं, एक स्वच्छ वातावरण में अच्छी सांस ले पा रहे हैं, तो उनका बहुत ही कोटि कोटि नमन है उनको। उनकी जननी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसे महान पुरुषों को, महान रत्नों को जन्म दिया, ठीक है।
तो आज की कक्षा में, आज की जो क्लास है इसमें हम इतना ही जानेंगे। आगे के लिए बने रहिए आर्यन एजुकेशन चैनल में। इसीलिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।